मेरी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फतेह था। अब जैसे फिल्म भी बना रहे थे तो मेरे बेटे दिशान ने यूज्ड टू कम अप विद देयर सजेशंस। उनका होता नहीं अच्छा इसको ऐसा ऐसा करें क्या, इसको ऐसा करें। तो वो एक आपके बाउंसिंग बोर्ड होते हैं जिनके आप शेयर करते हो चीजें। हमारी फिल्म के अंदर एक शॉट है तो वो मेरे छोटे बेटे ने बोला था मैं इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, आप लड़ रहे हो और सिंगल शॉट के अंदर आप पूरा देखो। तो मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ। मैं दिखा रेफरेंस, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा यार, हाँ वही अटेम्प्ट है, मेहनत बहुत है पर करेंगे। और फिर वो किया हमने, एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट किया मैंने अपने आप के लिए। किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। मुझे लगता है कि मैं एक जो भी बना के जाऊं एक ऐसी लेगेसी छूटे कि लोग 10 साल बाद 15 साल बोले यार वो पिक्चर देखी क्या, बड़ी कमाल की बनाई थी यार। वेलकम दोस्तों, आज हमारे LOL स्टूडियो में आए हैं सोनू पाजी। पाजी yes, सबसे यार, पहले तो पाजी पहले तो बहुत बहुत वेलकम। और पाजी हीरो तो फिल्मों में मतलब रील में तो हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में भी हमारे हीरो है। मुझे लगता है कि इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब ने देखा है कि कोविड में जब हम घरों में अपने फैमिली के साथ बैठे तब ये अपनी फैमिली को छोड़ के हमें बचाने के लिए आए थे। तब से ना रिस्पेक्ट मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पर पता था, पर जब पता चला ना कि कोई पंजाबी आगे आ रहा है तो पाजी जब एक पंजाबी आगे आता है ना तो सबकी छाती ऐसे हो जाती है। जब जैसे कोई एक गुजराती अच्छा काम करता है सारे गुजराती खुश होते, पंजाबी कोई कर देता ना। और कोविड में कोई पंजाबी आया, भाई मज़ा ही आ गया। इतना मैंने आपकी टीम को बहुत सारे फ़ोन किए लोगों के लिए, हर बार हर काम हुआ पाजी। ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि पाजी को कभी कभी पता नहीं था क्योंकि टीम इतनी बड़ी है और इतने सारे लोग थे जो परेशान थे। जो आपने नंबर दिया था पाजी, हमने उनको इतना सताया, मतलब इतने सारे ज़रूरतमंद थे जिनका नंबर दिया और सबका काम हुआ है पाजी। थैंक यू सो मच उन सब की तरफ से। भगवान करे कि आप हमेशा हेल्दी रहो और बस सेवा ही कर दें। थैंक यू सो मच। पहली बात तो बड़ा थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। बड़े टाइम से मैं देखता आया हूँ आपका शो और बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आपने भी कहाँ से स्क्रैच से शुरुआत करके आज ये कितना बड़ा मुकाम बनाया दोनों ने। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। और जैसे आपने कोविड में बोला, मुझे नहीं लगता कि हम अकेले सब करते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़ने शुरू होते हैं और ऊपर वाला रास्ता दिखाना शुरू करता है। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि जब मुझसे लोग पूछते थे कि लोगों को घर कैसे भेजते हो, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैं नहीं घर भेजता, ये तो उनकी माँ बाप की दुआएं हैं जो उनको वापस बुला लेती हैं, मैं सिर्फ जरिया हूँ। और मुझे लगता है कि जब हमारी और आपकी भी मुलाकात जब टीम्स जुड़ी कोविड में, तो आई थिंक वी एडेड एज ए कैटलिस्ट, हम लोग जरिया बने लोगों तक पहुँचने का। और आई थिंक दुआएं कमाना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सच ही। मतलब आधे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, आधे लोग जो सोशल मीडिया रहते हैं जिनको पता चलता है। पाजी डांस दीवाने में आए थे और तब ऐसी वो चीज़ें थी, कोई हेलीकॉप्टर से अपने घर जा रहा है, कोई मेडिकल सर्विस हेलीकॉप्टर से मिल रही है। 24/7 आप फोन पे थे। मतलब आप काम भी इसीलिए कर रहे थे उस दौर पे क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करने में बहुत पैसा जाता है। और हम सब जानते हैं कि आपने पैसा खुद मेहनत काम करके, बिजनेस का पैसा अलग होता है और मैं काम करने का पैसा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी मेहनतें की और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो लोगों को हेल्प की है, इंस्पायर किया हम लोगों को। और पाजी मुझे लगता है, सॉरी मैं इसको काट रही हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ इसको काट के भी, क्योंकि मैं मुंबई आई हूँ, मुझे पता है यहाँ बहुत सारे सुपरस्टार हैं। बट मैंने पाजी, मैं सच्ची कहूँ, मैंने ये 3-4 ही सुपरस्टार देखे हैं। एक बच्चन साहब, सलमान भाई, शाहरुख सर और एक आप, जिनके घर के बाहर इतनी भीड़ होती है लोग मिलने के लिए। मतलब एक झलक मिल जाए सोनू सूद की। हमें एक आंटी थी, कहती मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो बंदा देखना है कि वो कैसा लगता है। क्योंकि मैंने ना हमेशा मूर्तियाँ देखी हैं भगवान की, पत्थर की मूर्तियाँ देखी, मैं छू नहीं सकती, मैं उसको छूना चाहती हूँ कि वो भगवान जैसा है, हमारे जैसा ही है। तो मैं इतना इमोशनल होगी ना उसकी बात सुन के। मैंने बोला आंटी मैं आपका मैसेज उनको ज़रूर दूंगी पाजी। मतलब लोग मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। नहीं, आई थिंक दुआएं बड़ा असर होता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब दुआएं का पहिया जिंदगी के साथ लगता है तो गाड़ी की रफ्तार बड़ी तेज होती है। हम लोग जब आए थे, आप भी जब आए थे, आपको पता है कि हम लोग आप कितने भी आपके अंदर हुनर हो, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन कई बार जब वो लोगों तक के साथ तब कनेक्ट होता है जब आप आपके साथ किसी न किसी की विशेष दुआएं जुड़ी होती, चाहे आपके माँ बाप की हों, चाहे आपके दोस्तों की हैं, या आपके साथ जो लोग मिलते हैं और आप कैसे लोगों को साथ लेके चलते हो जो आपकी जर्नी में शुरू का हिस्सा रहे थे। सो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में उन दुआओं का, प्रेयर्स का बड़ा एक अहम योगदान रहा है। और बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर हम लोग भागते रहे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स
के अंदर गिनती डालने के लिए, पर मुझे लगता है कि दुआओं की गिनती के अंदर हमें के लिए भागना चाहिए, फिर बॉक्स ऑफिस नंबर सब छोटे लगने लग जाते हैं। क्या बात वाह 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 पाजी, हम लोगों को दुआएं देते रहते हैं, हमें भी लोगों की दुआएं मिलती रहती है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा दुआएं मिली होती है ना, हमने कभी उससे पूछा नहीं कि दुआओं के बाद लाइफ चेंज होती है। पाजी कोविड में आपको इतनी कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसने आपको हाथ उठा के आपके लिए दुआ नहीं मांगी होगी, हमारी माएँ भी बीच में। पाजी वो इतनी सारी दुआएं मिली, हमें भी पता है, उसके बाद लाइफ चेंज हुई पाजी। दुआओं क्या का फील होता है? मैं आपको बताऊं ना, एक बड़ी कमाल की फीलिंग है। मैं 20-22 साल पहले जब बॉम्बे आए, फिल्में की 12-13 भाषाओं में पिक्चरें की, हिट हुई, हॉलीवुड के स्टार्स के साथ काम किया, सब किया, और लगा कि यार क्या फीलिंग है इन बड़ी फिल्म्स का हिस्सा होना, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स, हॉलीवुड की फिल्म्स कर रहे हैं आप, सब कुछ है। फिर कोविड का दौर आता है, और उस समय मुझे याद है कि मैं पृथ्वीराज की शूट कर रहा था और 80% फिल्म कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं कोविड लग गया, फिर कोविड की हमारी सफ़र शुरू हुआ, लोगों से जुड़े जो भी, और जब वापस 1 साल बाद शूटिंग वापस शुरू हुई और उसी सेट पे गया, भारती मुझे वो सारा सेट ने एकदम छोटा लगने लग गया। तो अचानक वो कैमरे, वो लोग, वो दुनिया, वो क्राउड, सब छोटा लगने लग गया। तो मैं जब घुसा तो मैंने बोला यार, इसी सेट पे जब मैं पहली दफ़ा आया था तो ऐसा लग रहा था यार, ये ऐसे बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है, ये ऐसा काम करना है, चलो फाइनली हो रहा है। अब अचानक की दुनिया छोटी क्यों लगने लगी। और मैं बैठा था अपने कॉर्नर के अंदर, तो मैं एक पृथ्वीराज में को अरीना टाइप का बना होता है पूरा, जहाँ पे नीचे जंग वंग चढ़ी रहती है। मैं खड़ा था, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो उनके अलग अलग गेटअप से, किसी ने दाढ़ी वाड़ी लगाई थी, क्योंकि पीरियड फिल्म थी। तो मेरे को पीछे एक बंदा बोलता है कि पाजी आपने ना मेरी मदर का ना कैंसर का ऑपरेशन करा दिया था। मैं था। एक बंदा बोलता है यार राशन आपके यहाँ 6 महीने से आ रहा था। एक बंदा बोलता है मेरी यार दवाइयाँ आपके यहाँ से आ रही थी। तो मैं उन लोगों को भी मिला नहीं था, जानता नहीं था, पर वो क्राउड का हिस्सा थे, जो हज़ारों लोग क्राउड में थे उसके अंदर। सो मुझे अचानक लगा कि आज तक हम भागते रहे उस कैमरे के पीछे कि यार इसमें नाम कमाना है, अरे उसको इम्प्रेस करना है, उसको वो उससे दोस्ती बनानी है, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, उस डायरेक्टर के कैम्प का हिस्सा बनना है। हम उसी चक्कर में दौड़ते रहे। एक्चुअल जो दुनिया थी वो तो कैमरे से उस तरफ थी कि कैमरे से जब आप दूर भागना शुरू करते हो तब आप अपनी सोल से जुड़ना शुरू करते हो, आप अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करते हो, और उसके बाद आपको हर चीज़ का जो दौड़ होती है ना बंद हो जाती है। फिर आपको लगता है कि यार जो मैं करूँगा अपने हिसाब से करूँगा, जितना करूँगा अपने हिसाब से करूँगा। और वो जो सेटिस्फैक्शन वो इतनी कमाल की है कि मैं हर रोज़ ऊपर वाले का थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरा कनेक्शन जुड़ा ही ना होता, वो सोल से जुड़ा ही ना होता, शायद मैं और 20-50-100 फिल्में कर ली होती और शायद बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर्स के हिस्से बन गए होते, पर मैं अपने आप से कभी ज़िंदगी में जुड़ ही नहीं पाता। और ऐसा होता है हमारी लाइन के अंदर, क्योंकि हम हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में, हम लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं, उस दौड़ में लगे रहते हैं और कभी अपने आप से जुड़ ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि इस आम जनता ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और आज लगता है कि जो मैं 25 साल 20 साल पहले करने आया था वो अब अचीव हुआ है। वो इन फिल्मों ने नहीं दिया, वो आम जनता ने दिया है। बहुत सही इसका मतलब ब्लेसिंग में बहुत असर है। नहीं, और मैं ना ये भी मानता हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर सालों से थी, आप ऐसे ही थे। क्योंकि मैं बताता हूँ 2010 में जब आपकी दबंग आई, मैं अपना काम धीरे धीरे शुरू कर रहा था, तो हम सब स्ट्रगलिंग राइटर्स, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई एडी, उसमें से एक आदमी था जिसने आपके साथ काम किया था, और तब दबंग आई थी। वो आदमी मेरे को आज जब आप बोल रहे हो ना तो सीधा वो बात याद आई, सोनू सूद को जानता है दबंग? मैंने बोला हाँ भाई। बोलता भाई मेरे साथ हम लोग ट्रेन में गए थे, भाई क्या आदमी है वो, भाई अभी वो स्टार बन गया, लेकिन पता है मेरे को उस दिन वो हेल्प चाहिए थी, उसने हेल्प किया, वो मिला, वो बात किया, ये किया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बिकॉज ये बात इतनी सच है। और वो आदमी ने मुझे तब बोला था, आज से 15 साल पहले, कि यार वो आदमी सच में बहुत अच्छा है। और तब मेरे लिए आप एक एक्टर, एक हीरो थे। हाँ वाह वेरी नाइस, ये बात खत्म हो गई। कट्टू जब आप बोल रहे हो ना तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये जर्नी बड़ी लंबी है। आप ऐसे ही थे, बस आपको मौका मिलता गया कि भाई अब कोविड है, अब सबको ज़रूरत है, तो चलो यार लेट मी गो इन एंड आउट और मेरे को सब करने दो। सो कहीं ना कहीं अंदर ही है। आई फील कि मैं जुड़ जाता हूँ। मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने भी स्टाफ को या सबको ही बोलता हूँ, या जो भी हमारे को एक्टर्स होते हैं कई बार, मैं बोलते यार क्या फ़र्क होता है। मैं बोलता हूँ कि यार जो आपके साथ 20 या 25 साल पहले दोस्त थे, या जो भी आपके साथ लोग थे, आज भी अगर उसी हक से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या उनको लगता है कि यार मैं इसी हक से इसको अप्रोच कर सकता हूँ, कि मैं भारती को मैं अमृतसर से जानता था, कि आज भी मैं भारती को
इसके कंधे पे हाथ रख के बोल सकता है भारती कितने चल रही है तू। तो आज अगर उसके अंदर वो ताकत है इसको अप्रोच करने की, तो इसका मतलब इसमें वो बदलाव नहीं आया है और आपका कैरेक्टर आज भी वही है जो एक्चुअल था। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग इतना मेकअप लगाते रहते हैं, इतने कैमरे और लाइटों के बीच में गाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेकअप की परत जो होती है ना उतर ही नहीं पाती। और अक्सर बहुत सारे हमारे अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे हमारे कलीग्स जो होते हैं वो ऑफ कैमरा भी एक्टिंग ही चलती रहती है। तो विच इज़ अ वेरी सैड स्टेट, विच इज़ वेरी सैड। हमें पता चलता है, आपको पता चलता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्यों एक ऐसे बबल के अंदर हम लोग जी रहे हैं, क्यों ऐसे मैनेजर्स की कल्चर साथ में लेके चल रहे हैं कि भैया पूरा आके देखेंगे कैसा है, नहीं है वो ऐसा नहीं चलेगा, ये बोलना है, कैसा लगाना है, ये लगाना है। तो हम एक ऐसा बबल क्रिएट कर देते हैं अपने आसपास कि जो अपने लोग होते हैं उस बबल के अंदर कभी आ ही नहीं पाते, उसको तोड़ ही नहीं पाते। अगर आप उस बबल में नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आप कितने भी कामयाब हो, आप बहुत फॉर्चुनेट हो। नहीं तो मुझे लगता है रिस्की है। सही कहा, क्योंकि कभी भी वो बबल बस्ट हो सकता है और इसीलिए उसको बबल बोला जाता है कि इट कैन बस्ट एनी टाइम। और फिर आपको रियलिटी इतना हार्ड हिट करती है कि समझ नहीं आता। पाजी अब तो मेन आपका, आपने हेल्प की, ये सारी चीज़ें तो जग जाहिर है। फतेह जब मैंने देखी जी, और मैं देखता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म जहाँ पर एक फ्रेम, एक सेकंड के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया आपने। हर चीज आपने डायरेक्ट भी की, आपने लिखी भी, आपने प्रोड्यूस भी की, आपने एक्ट भी की। और सर हम तो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तब भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है छोटा शो प्रोड्यूस करने में, लेकिन एक जिम्मेदारी लेना जिसके राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने जो भी सीखा, 90-100 फिल्में की होंगी मुझे लगता है, लगभग 12-13 भाषाओं में, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फतेह था। उसका रीज़न ये था कि कई बार हम एक्टिंग करने जाते थे तो हमें अगर एक्शन करना है तो एक्शन हमें बोलता था कि यार सोनू एक काम कर, तेरा क्लाइमैक्स की फाइट है 5-6 दिन की है, इंटरवल के अंदर 7 दिन चाहिए तेरे। तो हम लोग जाते थे, एक एक्शन डायरेक्टर 2 गुंडों को लेता था, वो फाइट वाइट कराता था हमें, हम पंच देखते, अच्छा इधर पंच मारा गिरा, इधर से उठा पंच मारा गिरा, पकड़ा इसको गिरा, तो हो गया। हम करते थे, पिक्चर रिलीज हो जाती थी, हिट भी हो जाती थी, लोग बोला क्या एक्शन किया, ज़बरदस्त किया। पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि यार कुछ मिसिंग है, ये ना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारे कई दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त बोले यार हमारी पिक्चरें फॉरेन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं, हमारा उसका एक्शन फॉरेन जैसा क्यों नहीं है, क्यों स्लीक वैसा नहीं दिखता हमारा एक्शन, क्यों हमारी पिक्चर की लाइटिंग वैसी नहीं होती, क्यों हमारी एडिटिंग ऐसी नहीं होती। तो जब मैंने फतेह बनानी शुरू की तो मैंने उसका ना एक लाइटिंग पैटर्न सेट किया था कि पूरी फिल्म के अंदर लाइटिंग कैसी रहेगी, कि अगर आज आप लोगों का सीन है तो एक पर्टिकुलर लाइटिंग रहेगी, पीछे कौन सा कुशन कवर रहेगा, क्या फ्रेम्स रहेंगे, तो पूरी पिक्चर का एक लाइटिंग रेफरेंस बनाया था मैंने। तो एक बहुत बड़े हॉलीवुड के कैमरामैन है विंसेंजो, इटालियन है, तो मैंने उनको पूरा रेफरेंस दिया कि मुझे ऐसी पिक्चर दिखाने वाली चाहिए। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस किया, बॉलीवुड फिल्म ऐसी दिखती हैं बट आई एम ग्लैड दैट समवन इज थिंकिंग लाइक दिस। तो वो आई बोर्ड पे फिर जब एक्शन हुआ तो मैं जो मिस करता था इतने सालों से एक्शन का, वो मैंने बोला कि अभी इस मेरी फिल्म में वैसा नहीं होगा, तो मैंने एक्शन लिखना शुरू किया। एक्शन लिखने के अंदर कि क्या पंच, क्या अगर पंच मारेगा तो वो कैसे गिरेगा या क्या चीज़ मारेगा। अक्सर क्या होता है कि हम गोलियां चलाते रहते हैं तो गोलियां ख़त्म नहीं होती हमारी। तो जब हमारा फतेह लड़ रहा था तो उसकी पिस्टल की गोलियां ख़त्म होती हैं, तो फिर वो मैगज़ीन के साथ लड़ना शुरू करता है। मैगज़ीन निकाल के, मैगज़ीन ख़त्म होता है तो वहाँ प्लेट्स उड़ती तो प्लेट्स मारना शुरू करता है, कप्स होते तो कप्स मारना शुरू करता है, गर्म पानी पड़ा तो गर्म पानी से लड़ाई करना। तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको वेपन्स बनाना शुरू करता है। तो उसका एक स्क्रिप्ट लिखा कि ऐसे ऐसा लड़ेगा। फिर मैंने एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं ली विटेकर, उन्होंने कैप्टन मार्वल फिल्म्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, ये सब फिल्म्स की, मैंने उनको भेजा। मैंने बोला कि यार ये मुझे ऐसा एक्शन चाहिए, इसे बड़ा कमाल का है यार, चलो करते हैं। फिर उनकी पूरी टीम्स आई, मेक्सिको से, अमेरिका से आई, तो फिर हमने पूरा उनका एक्शन किया। अब ये हो गया था एक्शन का पार्ट। अभी मुझे था कि म्यूज़िक इसके पीछे ऐसा होना चाहिए कि एकदम डिचक डिचक टाइप नहीं, जैसे बजता हमारा वैसा नहीं चाहिए। तो मैंने जब सीन्स लिख रहा था तो मेरे माइंड में म्यूज़िक का एक पैटर्न बना हुआ था कि ऐसा म्यूज़िक साउंड होगा। तो बहुत बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 जो म्यूज़िक बनाते हैं, हांस जिमर नाम है उनका। सो जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून जैसी फिल्म्स बनाई और टॉप गन, ग्लैडिएटर, इन फिल्म का म्यूज़िक दिया, इज नंबर 1। तो मैं मैं बड़ा उनका फ़ैन रहा हूँ।
और उनकी एक लीड वोकलिस्ट है, लॉर कॉटलर नाम था उनका, जो ड्यून जो फिल्म आई थी उसके अंदर वॉइस उन्होंने दी थी शायद। तो मैं लॉर कॉटलर से कनेक्ट किया, मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वॉइस फ़तेह की वॉइस हो। शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब उन्होंने रशेस देखे। फिर हांस जिमर का हमने एक सॉन्ग लिया विच इज़ कॉल्ड टू द मून, और फिर हमने वो पूरा बैकग्राउंड स्कोर रेडी किया। अगर आप फ़तेह का बैकग्राउंड स्कोर सुनेंगे तो उसका साउंड ऐसा है कि अगर आप हेडफोन्स लगा के सुनेंगे आपको लगेगा कि फ़ॉरेन की फिल्म का साउंड चल रहा है। सो ये पहली फिल्म थी मेरा, तो मुझे चीज़ें इकट्ठी करने में लगा। बट अभी क्या हुआ कि ये काम करते करते एक ऐसी टीम और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यार अब जब नेक्स्ट बनाएंगे, जो भी जल्द हम लोग अनाउंस भी करेंगे जो नेक्स्ट करने वाला हूँ, तो उसमें एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट किया मैंने अपने आप के लिए। तो कोशिश करूँगा कि जो सीखा है फ़तेह में इस 2-2.5 साल के अंदर, उस समय मैंने कोई और फिल्म नहीं की, बड़ी बड़ी फिल्म आई, मैं क्या नहीं करूँगा, सिर्फ यही करूँगा मैं, बिकॉज आई वॉज टोटली फोकस इन दैट। तो अभी जो करेंगे तो विल ट्राई कि और इससे बेहतर बनाएं और बड़ा करें। ये तो कमाल करती पाजी, मतलब हम चाहते हैं कि हम हॉलीवुड में काम करें, पाजी ने हॉलीवुड को यहाँ काम करवा दिया। एंड ये यहाँ से पता लगता है कि आदमी कितना प्रोजेक्ट से और कितना पर्टिकुलर है और कितना नॉलेज रखता है अपनी चीज को लेकर, क्योंकि किसी टॉप आदमी के पास जाना और अपनी चीज समझाने के लिए आपको उस चीज की समझ होना बड़ी जरूरी है यार। तो वो तो क्या बात है यार। अजी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बड़े बड़े जैसे ये हॉलीवुड के लोग यहाँ पे काम किया आपके साथ, भाजी ये कैसे हम जो हॉलीवुड ये बॉलीवुड वाले हमको कैसा समझते हैं, मेहनती अच्छा के खाना पूर्ति वाला तो नहीं समझते? देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि वो ना काम के बड़े पक्के होते हैं। मतलब अगर वो आते हैं तो एक सेकंड नहीं छोड़ेंगे उनको। अगर थोड़ा कोई लाइटिंग में टाइम लगा रहा है तो वो आके बोलेंगे सुनो सी वी आर वेरी एक्सपेंसिव ब्रदर, व्हाई आर दे वेस्टिंग टाइम, यूज मी। तो खाना भी नहीं खाने जाएंगे, लगे रहेंगे पूरा एकदम पैशनेटली। सुना टीम? हाँ सुन लो भैया आप लोगों के लिए। आते पहले चाय चाहिए। हाँ तो वो कहते नहीं लेट्स फिनिश इट, हर एक मिनट कीमती है, लेट्स डू इट। तो वो एक जो डिसिप्लिन है वो बड़ा कमाल का है, केयर है। तो उसमें आपको जो मैं जब शूट कर रहा था, मैं अपनी मेकअप वैन में नहीं जाता हूँ, मेरा शुरू से मैं हमेशा सेट पे ही रहता हूँ। ब्रेक भी हो गया तो भी सेट पे बैठ के क्या अगला शॉट है कैसे, मैं पूरा बताता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टीम को लीड कर रहा है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आगे वाली टीम को करता है। कि एक बंदा होता है कि भैया अपनी वैन में चले गया, 1.5-2 घंटे के लिए रेस्ट मारेगा, तो फिर सारी टीम को मतलब वहाँ सोने चले गए, बाकी सब बाहर तो सब है। तो मुझे लगता है जो एक बंदा जो आपका डायरेक्टर है, एक्टर जो सेट पे बैठा हुआ है, लंच में भी, लंच ब्रेक में भी, और उसके बाद उसने 15 मिनट लंच खाने को लगे और उसके बाद वापस काम पे जुड़ गई, कौन सा शॉट कैसे किधर लगाना है। सो आपकी जो टीम एडीज वेडीज कैमरामैन सब दौड़ने लग जाते कि यार ये बॉस ये पहुँच जाएगा, ये टाइम से पहले पहुँचता है, 6:30 का टाइम है, 6 बजे पहले पहुँच जाएगा, तो पहले पहुँचना जरूरी है। सो आई थिंक वो आप यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। बहुत नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है और ये मुश्किल भी है। बहुत अच्छी बात है कि जब बॉस भागा दौड़ी में करता तो पीछे सब लगते हैं भाई कि भाई ये तो आ जाएगा भाई 15 मिनट में। बट भाई ये महंगे होते हैं, महंगे तो होते हैं, महंगे तो होते हैं डेफिनेटली, पर ना वर्थ होते हैं। क्या होता है हर एक चीज़ की जो हम कीमत लगाते हैं ये वर्थ होते हैं, वो चीज़ देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उस बॉडी ऑफ वर्क को देखते हैं। आज देखिए जब बाहर से आते हैं तो उनकी पूरी टीम्स बाहर से आती हैं, फिर वो स्टे करती हैं, उनका खाना हो जो भी हो व्हाटएवर, बट एक एक चीज़ वर्थ होता है। देखिए पैसा तो उतना ही लगना है, जब आप इधर के लोगों को लोगे उसको समझाने में आप मतलब कि पगला जाते हो, क्योंकि उनकी रीच वो होती नहीं है। पर जब आप के साथ बोलते हैं ना मल्टीपल इंजन्स लगते हैं काम करने के लिए, तब वो इफेक्ट दिखता है। और मैं अभी अगली पिक्चर है, मेरा तो तय है, मेरी तो टीम पूरी फिक्स है कि मुझे इनके साथ काम करना ही करना। उनको बोल भी चुका हूँ ऑलरेडी, काम भी हमने शुरू कर दिया राइटिंग के ऊपर। मैं लिख रहा हूँ बैठ के, यहाँ से अभी जाऊँगा वापस, मुझे बनाना शुरू करना है, कल से बैठा हूँ मैं वहाँ पे। तो आइडिया ये है कि रुकना नहीं है। मुझे सब जाने बोलते थे यार पिक्चर भी होगी तो 2.5 साल से लगा हुआ है डे एंड नाइट, अभी तो 10 दिन जाके ना तो ब्रेक ले गया तो हो, पर मैं ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक ही काम है कि जब मैं मेरे हाथ में पेन और पेपर आता है और मैं लिखना शुरू करता हूँ तब वो मुझे सेटिस्फाइंग मिलता है, मुझे थकावट जाती है। लेकिन पाजी आपने जब ये फ़तेह आपने जब सोचा तो आपने किससे बात की? लाइक क्या होता है, फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है या दोस्त स्ट्रेंथ होते हैं, और खुद का सपना बताते हुए भी आदमी को लगता है कि कब ऐसा लगा कि यार नाउ आई एम रेडी? तो मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैंने जो भी काम किया, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडस्ट्री जिन्होंने काम दिया मुझे, और उस काम के कारण ही मैं सीख के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो मैं कर सकता हूँ ये अभी तक निकलवाया नहीं है उन्होंने।
वो मिल नहीं पाया जैसे मैं चाहता था। कि अगर मैं कुछ एक्शन करना चाहता था कहीं मिसिंग था, कहीं मैं पिक्चर का कुछ लुक देखना चाहता, मुझे लगता था कहीं मिसिंग था। पर जब कोई और डायरेक्टर होता है आप उसको बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते कि यार ये ऐसा डाल, यार ऐसा कर देते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं क्रिएटिवली, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना क्रिएटिवली आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। बट व्हेन यू बिकम अ डायरेक्टर, व्हेन यू बिकम अ राइटर, जो आपकी एक विजन है जो आपको शूट करना है। मुझे याद है कि मैं अमेरिका गया शूट करने के लिए, गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में शूट करना था। तो एक ही सीक्वेंस था पिक्चर का। अभी अब पूरा यूनिट जब जाता है, कैमरामैन ये वो जाएंगे तो बहुत खर्चे हैं। तो मैंने कहा मैं अकेला जाऊँगा। मैं अकेला गया वहाँ पे और मैंने वहाँ पे सारा यूनिट पकड़ा, वहीं पे लोकल कैमरामैन पकड़े जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे गए, और मुझे सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली थी वहाँ पे शूट करने के लिए, फिल्म के लिए, जिसमें खाने वाले भी हैं, पानी वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, सब मिला के 12 लोग। 12वां से 13वां आदमी नहीं जा सकता, इंक्लूडिंग एक्टर्स। मैं उन 12 लोगों के साथ गोल्डन गेट ब्रिज में अमेरिका में अकेला शूट करके आया था। और आप सोचो कि वो अगर मैं इधर कहीं पे टाउन में शूट करता 2 दिन, मेरा ज़्यादा खर्चा होता, लेकिन अमेरिका का कम खर्चा हुआ गोल्डन गेट ब्रिज का, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर था, मैं एक एक्टर था, मुझे पता था कि पैसे कैसे बचा के उसको ग्रैंडियर कैसा दिखाना है। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर चल 6 जाने मेरे साथ जाएंगे, मेकअप आर्टिस्ट आएगा, भैया बुलाना सैलेड कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से नहीं चाहिए, वो 200 मील दूर है ना, वहाँ वाला सैलेड चाहिए मुझे। तो वो वाला ये जो ट्रैप है उसके अंदर मैं फंसना नहीं था, तो मैं इसलिए गया। अभी अगली फिल्म के अंदर मेरी इच्छा है कि मुझे जापान में शूट करनी है, मुझे सऊदी में शूट करनी है, मुझे यूएस में शूट करनी है। वो मैं ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है कि मैं कैसे कोरिया में जाना है, मिनिमम क्रू के साथ मुझे जाना है, वहाँ पे शूट करके आना है। तो मैंने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई रिस्पेक्ट कि एक प्रोड्यूसर के पैसे की कैसे बचत होती है। मैं जब साउथ में जाता था भारतीय, तो मेरे जो साहब बोलता था, अरे सर फलानी वो एक्टर्स आप साथ कर रही हो तो इतना पैसा ले रही है प्रोड्यूसर से। हम भी बोलते हैं ना, सर आप तो उससे बहुत बड़े स्टार हो, आपको तो पैसा मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं कहना तू इतना ही लेगा। मैं क्या, उस लड़की की आखिरी पिक्चर है, वो दोबारा नहीं उसको लेगा प्रोड्यूसर, मेरे को और 20 पिक्चरें करनी है हम लोगों को, तो तेरे लिए यही है। हमने उसके बाद 20 पिक्चरें की, उसके बाद दोबारा उसकी पिक्चर नहीं मिली। सो आई फील कि जिस दिन एक एक्टर एक प्रोड्यूसर की सोच के साथ काम करना शुरू कर देगा, वो लंबा खींचेगा। जिस दिन एक एक्टर की सोच के साथ चलेगा, वो फिर मरेगा। करेक्ट बात कही सर आपने आज हमारी टीम के लिए। तो भाई मतलब नहीं, बट ये बहुत बहुत ही यार, ज्यादा कितनी समझने अच्छी वाली बात है। बात है और यार। ये सिर्फ उसी आदमी को समझ आएगी जो लंबा काम कर चुका है या जो लंबा काम करना चाहता है। आपने इतने काम किए सर। आप साउथ में जब भी काम करते थे, पंजाबी आदमी मुंबई में आया, साउथ की फिल्मों में, और फिल्में मतलब ऐसे नहीं कि मतलब 2 4 5 की दौर जिया आपने वहाँ पर। दौर मतलब कितनी 50 मतलब कितना लुंगियां तो तोतियां कितना भाजी हो जाती तो लुंगियां तो होती है। मेरे मतलब अलग ही यार, पंजाबी बंदा साउथ कर रहा है और जरा भी नहीं लग रहा है कि पंजाबी है। मैंने ना एक साउथ के अंदर ये बड़ी चीज़ होती है कि ना एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो देखिए, एक होता है आप कामयाब हो, एक होता है कि आप हमारे हो। ये दोनों में बहुत फ़र्क है कि आप हमारे हो कि आप कामयाब हो। तो एक होता है कि यार बंदे ने फिल्म की, हिट हुई, अरे यार ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर। एक होता है ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर बट ही इज़ आर्स। जो आर्स बन रहे हैं ना, साउथ वाले बहुत कम कमाते हैं। मुझे याद है मैं चिरंजीवी सर के साथ शूट कर रहा था एक पिक्चर, एंड ही सेड कि सोनू सर, कि वो मुझे सोनू सूद जी बोलते हैं, ठीक है, ये सोनू सूद जी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इतने सालों से इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, सब कुछ किया, लोगों ने मुझे मेगा स्टार दिया। पर ये जो लोग आप देख रहे हो ना, हज़ारों लोग खड़े हुए हैं सेट पे, ये जो आपको जिस नज़र से देखते हैं ना, उससे किसी एक्टर को नहीं देखते। इनके अंदर एक अपनेपन का प्यार है, अपना प्यार है। साउथ के लोगों ने इतना प्यार दिया और उन्होंने बोला कि अरे हमारा है, हर घर में जाओ सुनो हमारा घर का, हमारा बंदा है वो वाला। तो जो एक्सेप्टेंस होती है बहुत रेयर होती है। सो मुझे लगता है कि वहाँ से प्यार बहुत मिला मुझे। और जब हिंदी फिल्म भी आती है, मैं हिंदी फिल्म्स को बहुत बार मना करता था साउथ की फिल्म में, क्योंकि मुझे मज़ा आता था वहाँ पे काम करने। वहाँ कैरेक्टर्स बेटर लिखे जाते थे, मज़ा आता था, होल एनवायरनमेंट अलग था, टेक्निकल लोग बेहतर थे उस समय। अभी चलो हिंदी में बहुत बनाने लगे और साउथ की एक्सेप्टेंस अभी होनी शुरू हुई है कि लोग बोले यार फलानी पिक्चर देखी, साउथ कर दें। हम 25 साल से वही करते आ रहे हैं कि यार हाँ है। जो आज आप फिल्म देख रहे हो साउथ में, मैंने 20 साल पहले भी की हुई है वैसी फिल्म, उसी लेवल के एक्शन, उसी लेवल के किए हुए, बट उसकी पैन इंडिया रीच अभी होनी शुरू हुई है। सो आई फील एज एन एक्टर इट्स एन एक्सपीरियंस कि मैं आज अगर यहाँ पे आया हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस लेके गया और मैं क्या एक्सपीरियंस आपको दे के गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 घंटा जो हम बिताएंगे साथ में, ये मेरे साथ अगले
कितने सालों तक चला गया, आया था, मज़ा आया था यार, सब बढ़िया बंदे थे यार, अच्छा लगा। और अगर मैं गया यार, ये बंदा आया था 1 घंटा यार, तकलीफ दे के गया यार, बहुत अच्छा करके गया। सो आई थिंक दैट इज़ द एक्सपीरियंस विच साउथ है। साउथ के अंदर आपको दूसरी पिक्चर तब मिलती है कि अगर आप भारती ने उसके साथ काम किया तो अगली पिक्चर में अगर दूसरे प्रोड्यूसर को लेना, वो ये नहीं पूछेगा भारती अच्छी एक्टर है नहीं है, हाउ इज भारती, सर गुड सर, नो ट्रबल सम प्रॉब्लम, तो नो सर वेरी गुड वेरी डिसिप्लिन, ओके कास्टर। अगर किसी ने थोड़ा सा बोला कि यार बहुत प्रॉब्लम करते हैं यार, ये तकलीफ देती है यार, ये थोड़ा सा लेट आती है या सेट में रूड रहती है, वो लेंगे नहीं उसको। तो ये इमोशन के साथ चलते हैं लोग। तो आई थिंक ये इमोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली इमोशन ही आपको साउथ में सर्वाइव करने देती है। जब जितनी एक्ट्रेसेस ने साउथ में लेटली काम किया, या मैं बड़े सारे लोगों को वहाँ पे काम के लिए हेल्प किया, और मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था कि आपकी रेपुटेशन, आप एक्टर 1900 चलेगा, आपको एक्टिंग कम आती हो चलेगा, लेकिन सेट पे इतना कमाल का उनको एक्सपीरियंस देके आना कि आप वापस रिपीट होते रहो, नहीं तो आप चलोगे नहीं वहाँ पे। तो आई थिंक जो सर्वाइव किए हैं कहीं ना कहीं उनकी जो नेचर है इसलिए सर्वाइव किया। बहुत बड़ी चाबी आपने बता दी, क्योंकि बात तो सही है कि किसी भी इंडस्ट्री में कि काम करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे बॉलीवुड में आपको पता है कि यू नीड रिलेशंस, उसके बिना ऑब्वियसली टैलेंट वैलेंट वो सारी चीज़ें तो मैटर करती है, सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पर रिलेशनशिप्स थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर आपका स्वभाव मैटर करता है। पाजी आपको अब जैसे आप पिक्चर बना रहे हैं, आपका क्या सपना है? लाइक कि जैसे फतेह तो आपने मास्टर, आप जो भी पकड़ते हो आपने उसमें अपनी जान लगा दी, अब जो आप सेकंड बना रहे हैं ऑब्वियसली, बट आपका कोई ऐसा सपना है कि यार मैं एक दिन ना ये करना चाहता हूँ, ऑस्कर हो गया, वर्ल्ड वाइड फिल्म हो गई, और यू वांट टू मेक जस्ट गुड सिनेमा? नहीं, मेरा अगर स्पेशली पूछा, मुझे अवार्ड वगैरह का कोई एक्साइट नहीं करता वो। आई थिंक मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं ऐसा ऑस्कर जीतूंगा, मैं ऐसा करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक जो भी बना के जाऊँ, एक ऐसी लेगेसी छूटे कि लोग 10 साल बाद 15 साल बोले यार वो पिक्चर देखी क्या बड़ी कमाल की बनाई थी यार। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि फिल्म इज़ लाइक ए बेबी, ही हम लोग ये टर्म बड़ा सुनते आए हैं फिल्म मेकरों से कि यार फिल्म इज़ लाइक ए बेबी, व्हेन यू गिव बर्थ टू ए बेबी और आप उसको बड़ा करते हैं, ये वैसा एक्सपीरियंस, फिल्म का एक्सपीरियंस वैसे ही रहता है। क्योंकि आप इतना इमोशनली उससे कनेक्ट होते हैं, हर एक चीज़ से, हर एक छोटी छोटी फ्रेम से, कि आपको लगता है कि यार वो सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही। सो आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस जो आप जीते हो। और मैं आने वाले टाइम में पता नहीं, पर मैं बहुत सारी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं क्रिएटिवली सीखना बहुत चाहता हूँ कि और हर फिल्म मुझे कुछ सिखा के जाती है, मैं और सीखूँ। बट लाइक आई सेड कि जो जर्नी होती है फिल्म बनाने की, वो बड़ी कमाल की होती है। और आपके साथ 300-350-400 लोग सेट पे होते हैं, तो आप सबको एक ऐसा एक्सपीरियंस देके आना चाहते हैं। हम लोग पंजाब में शूट कर रहे थे, अमृतसर कोहली शूट कर रहे थे, फतेह भी शूटिंग कर रहे थे। हाँ जी हुई, अमृतसर ऐसे रुके, ऐसे अमृतसर के आसपास आउटस्कर्ट्स में पिंडों वगैरह में हम लोगों ने शूट की, काफी छोटे छोटे पिंड तो थे, ऐसी बड़ी शूट की थी। और हमारे सेट पे ये था कि अगर हम 250-300 लोग हैं सेट पे, तो 100-200 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनता रहता था। तो कोई पिंड वाले सब आया नहीं खाना खाने, तो बैठे खाने का रहे, जैसे लंगर चल रहा है वैसे क्या होता है, हमें बड़ा खुशी होती थी। तो कई बार मेरा सेट वाला बोलता है सर रोज 200-250 लोग ज़्यादा खा के आते हैं, क्या करें सर? तो मैं क्या आने दे, मैं क्या बरकत मिल रही है इससे, तो आने दे, खाने दे, आराम से आने दे। तो इतने खुश होके जाते, तो एक वाइब भी ऐसी सेट पे रहती थी कि यार मज़ा आया था लोगों को। नहीं तो लोगों को क्या होता है, 25 सिक्योरिटी वाले अंदर घुसने ना पाए, बाहर ना हो, इधर से एयरफोन से भैया बंदा इधर से टप के निकल गया, 4 लोग उधर आ गए, 3 ने रोटियां पकड़ ली। तो हमारे सेट पे ऐसा रहता था माहौल। सो आई थिंक वो जो वाइब थी ना, वो कहीं ना कहीं पिक्चर में रिफ्लेक्ट होती है। यस, जिसे इसे कहते हैं लंगर ना, कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लगा कोई पाता है ना सर जी। लगा लंगर कोई पाता है, क्योंकि उस लंगर में सब खाते हैं। और ये लंगर वाला हिसाब था, 200-250 लोग, मतलब लंगर जैसे। और मैं एक बात बता दूं सर, मैंने अमृतसर में शूट किया था, तब हमारा खाना किसी गांव में पहुंचा नहीं था, कहीं से आना था। तो 2-3 आंटियों को बोला कि साਡਾ खाना लेट हो गया, आप मान नहीं सकते, जैसे पिंड ने आपके उधर खाया ना, वो पिंड ने पूरा खाना ही ला दिया उधर, पैक करके भी दे दिया, गुड़ भी दे दिया, ये भी दे दिया कि अरे पहले आज देते खाना, इधर सड़क नहीं खराब है, लेट आता तो हमें क्या दो बना देते, और कोई पैसा नहीं, फ्री में। क्या बात है यार। नहीं, बहुत वहाँ पे हमारे अमृतसर में खाने खिलाने की बात पे पैसा तो हैरान हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, पैसा देना है। अमृतसर एक ऐसी जगह कि आप जाओगे आप भूखे सो ही नहीं सकते। वो ऐसी सिटी है कि कोई भी भूखा नहीं सो सकता। कोई भी गुरुद्वारे चल जाओ पाजी, लंगर लगे होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अभी गया जमाना के दाल रोटी, अभी दाल रोटी, अचार, एक मीठा,
मतलब जैसे एक जवाई की खातिरदारी होती है ना, वैसे जब ही है। ससुराल में जाता है, अमृतसर कोई भी चला जाए और उसकी इतना ऐसे ही टेस्टी, खातिर होती है। इतना टेस्टी कि बड़ी बड़ी होटल फेल है, मतलब इतना टेस्टी खाना। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं लंगर में तो अरे थोड़ा कम टेस्टी, ये तो एकदम नहीं, बहुत अच्छा है। उंगलियां चाट के खाते हैं। Yeah. सच में यार क्या एक्सपीरियंस। अच्छा कभी कभी लगता है यार कि प्राउड होता है कि हाँ जी अमृतसर पैदा हुआ है ना बाजी, बिल्कुल, कभी कभी होता है। और आपने कोविड में इतना प्राउड करवाया ना हर किसी को। तो आप जैसे साउथ में कहते हैं हमारा है, ये साडा है, ये साडा है, सोनू सूद ਨੂੰ फोन करो, ऐसा होता था कि उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा, अच्छा सोनू सूद ਨੂੰ फोन कर लो। जैसे घर का डैडी या भाई होता है ना कि वो चाबियां किधर है, वो बड़े भाई को पूछो, तो सोनू सूद ਨੂੰ फोन कर लो, जबकि सोनू सूद जानता भी नहीं आपको, बट ऐसे कॉन्फिडेंस सोनू सूद को फोन करो, ऐसे बोलते थे भाजी, सोनू सूद को करो हाँ जरा। मैं कह ले इतना प्यार करने लग गए। एक पाजी एक ना मैंने एक कोई बुक पढ़ रहा था मैं ओशो की, उसमें एक लाइन थी, बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे, उसी में सब कुछ आ जाता है कि उस आदमी की हमेशा रिस्पेक्ट करना, वो आदमी दूसरों की मदद करता है और वो आदमी खुद की भी उतनी ही मदद करता है, खुद की भी उतनी ही फिक्र करता है। आपने लोगों की तो मदद की ही की, लेकिन अपने पूरी जिंदगी में आपने अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखा, आपने अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखा, आपने अपनी आदतों पर बड़ा संयम रखा कि नशे नहीं करने हैं। आज भी आपकी बॉडी देखो और ऐसा लगता है कि भाई मतलब नशे निकालना वो आज और ये चीज़ जो देखता है उसे लगता है कि वाह वाह आप तो बड़े सुंदर हो। लेकिन अब जब मैं 33-34 का हो गया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल है। एंड नेचुरली तो इट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे आपको ये रोज़ करना पड़ेगा, ये कई सालों की तपस्या है। तो इसके बारे में सर थोड़ा प्लीज़। अब देखो आप मेरे से 3-4 साल बड़े हो तो इस चक्कर में बोल सकता हूँ। हाँ 28 के पाजी सच में तो पाजी मेंटेन करना पाजी प्लीज जाना, क्योंकि हमारे ना जितने भी ये व्यूअर्स है ना थोड़े लड़के लड़कियां ज्यादा है ना, तो उनको बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं पाजी। देखो जो आप खाते हो वैसे आप दिखते हो, एक सिंपल रूल है, जो आप खाते हो वैसे आप दिखते हो। मैंने जिम कॉलेज के समय शुरू किया था जब मैं नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था, तब से लेके आज जब मैं आया हूँ सुबह, मैंने आज तक कभी जिम में छुट्टी नहीं की। मेरी छुट्टी सिर्फ कैसे हो सकती है कि मैं बाय चांस अगर ट्रैवल कर रहा हूँ कि भाई मेरी सुबह 4:30-5 बजे की फ़्लाइट है, मैं एयरपोर्ट गया, जिम खुला नहीं था, या वापस आया रात को 2 बज गए 3 बजे आ गए वापस, तो ऐसे जिम की छुट्टी हो सकती है। लेकिन मैंने लाइफ के अंदर इतने सालों में आज तक कभी छुट्टी नहीं ली कि आज मेरा ऑफ डे है मैं छुट्टी लूँगा। वो पहला है वर्कआउट, बिकॉज आई लुक फॉरवर्ड। जैसे आप सुबह उठते हैं कैसे ब्रश करने जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली मेरी एक रूटीन है कॉलेज के सामने, जैसे मैं सुबह उठता हूँ सीधा जाके शावर लेता हूँ, ब्रश किया, रेडी हुआ, सीधा जिम गया। ये रूटीन आज तक नहीं हुई और आज भी उतने ही जुनून से जाता हूँ जिस दिन फर्स्ट डे जिम ज्वाइन। जब लोगों ने फर्स्ट डे जिम ज्वाइन करते हैं ना तो बड़ी एक अलग चाल होती है, भैया कि कौन सा जिम अच्छा है, ये अच्छा है, चलो ये फीस भर, एक टाइट फिट बॉडी फिट टी शर्ट लेते हैं, फिर जाते हैं जिम के अंदर। 2-4 दिन 5 दिन का जुनून होता है, फिर चले जाते हैं। जो वो फर्स्ट डे का जुनून था आज भी मेरे अंदर वैसे ही जुनून है, मैं आज भी उसी जुनून के साथ जाता हूँ जिम। मेरा ट्रेनर है योगेश है, हिमांशु, वो पूछ रहे थे, कहते यार सर हम लोग ना कई बार इतने लोगों को एक्सरसाइज कराते हो, जो आपका, जैसे मैं जाते ही पहले 100 पुशअप्स मारता हूँ, ये मेरा फिक्स है, तो कहेगा यार जो आपका ये रूटीन है ना, ये लोगों का वर्कआउट होता है, जो आपका वार्म अप होता है। तो आज भी मैं कईयों के साथ करता हूँ, कहता है मतलब आपके सामने 10 लोग वर्कआउट करके निकल जाएंगे, थक के निकल जाएंगे, पर आपका चलता रहेगा। को वो है कि कितने आप कंसिस्टेंट हो करने के लिए। क्या आप जिम सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप एक्टर हो, या आपको कैमरे के सामने दिखना है इसलिए आप जिम जा रहे हो, या आप इन्जॉय कर रहे हो। मुझे लगता है कि जितनी आजकल की स्ट्रेस की दुनिया में, चाहे आप एक्टर हो या नहीं हो, कैमरे पे आना या नहीं आना, आप बिजनेसमैन हो, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, उसको दिन के मेरे लाइफ का असूल था कि मेरे दिन के अंदर 22 घंटे होते हैं, बाकी 2 घंटे मेरी फिटनेस के लिए, जिसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं जाता ही जाता हूँ। दूसरी बात ये कि जब आप एक्सरसाइज मेहनत करोगे तो आप गलत नहीं खाओगे, क्योंकि आप मेहनत करके आए 2 घंटे पूरा स्वेट बिठा के आप गलत नहीं खाओगे। आप खाओगे यार मैं तो इतना मेहनत करके मैं नहीं खाता। सो आई थिंक उस रूटीन को अगर आप रेडी रखोगे तो आप दिखता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी सोच। जो आपकी सोच होती है वो आपके चेहरे पे दिखती है। मेरे फादर हमेशा कहा करते हैं, आप बंदे को चेहरा देख लो, आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के दे सकते हो कि बंदा कैसा होगा। तो वो चेहरे पे आपके पता होता है कि क्या है, आप क्या सोच। मैं देखूँगा अरे यार भारती ने तो अच्छा बड़ा स्टूडियो बना लिया यार, पता नहीं कैसे, तो कल तो आई थी कैसे बना लिया, तो मेरे को ये तकलीफ ना मेरे चेहरे पे दिखेगी। या दूसरा चेहरा, यार बड़ा तगड़ा बनाया भारती, सो प्राउड यार, ऐसे ही बंदों को होना चाहिए, तो वो मेरे चेहरे पे दिखेगा। सो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी सोच जो होती है ना, वो आपको दिखाती है कि आपका क्या है। और ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है,
कैमरास बता देता है ऑडियंस। पंजाब में बैठा अमृतसर वाला बंदा कैमरे पे पिक्चर देख के बता देगा बंदा कैसा है। बहुत सही कहा। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पकड़ लेती है यार ऑडियंस, है ना। कैमरे में नकलीपना नहीं चलता। क्या बात है यार। ये आपका बेटा मैंने देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा इनका बेटा। मेरे को सच में जैसी आपकी दिखते हो भाई, ऐसा लगता है कि एक गोदी में होगा और जस्ट पोलियो ड्रॉप्स पे आया है और एक खुशखबरी आने वाली है और एक स्कूल गया है। भाई मतलब कब से शादी की हुई है आपने? बहुत पहले ही? मैं तो कॉलेज के टाइम पे ही हो गई थी मैरिज, तो इसीलिए कॉलेज खत्म किया, स्ट्रगल शुरू हुई। एक्टर भी पूरी तरह बने नहीं थे तब मैरिज हो गई थी। लव मैरिज थी यार। अच्छा, आपके हिसाब से जल्दी शादी करना सही होता है ना? सही है, देखो आप बेस्ट एग्जांपल हो ना यार। भाजी सही कितना कि बच्चा जब तक आप 40-45 के होते हो तो आप पूरी जिंदगी जी लेते हो ना। नहीं तो आप क्या होता है कि कैसे घूमते रहते दुनिया के अंदर, नहीं मैं रुको, अभी मैं थोड़ा और बड़ा बन जाऊँ, थोड़ा सा और एस्टेब्लिश हो जाऊँ और सिक्योर हो जाऊँ, उसमें पूरी लाइफ निकल जाती है और फिर आप जिंदगी वो लम्हे मिस कर देते हो जो आपके लिए बड़े अहमियत रखते हैं। और अकल बच्चा पैदा होने के बाद आती है ना। या लगता तो ऐसे ही मेरे को। नहीं ये तो है, मतलब मेरी सोच, आज की सोच और मेरी पहले की सोच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, सच्ची। और देखो औरतें तो सयानी होती है, लड़कियां तो डे वन से सयानी होती है क्योंकि माएं उनको इतना सिखाती है। ये एक्सेप्शन कहीं होती है। भाई आप तो रियल लाइफ हीरो हो, आप अपने बेटे के भी हीरो हो। मुझे लगता है मेरे बेटे तो मानते हैं कि डैड हम बहुत इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है घर से गए इंस्पिरेशन, मैं अपने फादर मदर से बहुत इंस्पायर होता था। और बच्चे आप पर मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती बात थी कि जो हमारे माँ बाप हमें संस्कार दे पाए, हाँ जी, जो हमें ज़िंदगी के पार्ट सिखा पाए। छोटे शहरों में रहते थे, सोशल मीडिया उतना नहीं था, क्लोज बॉन्ड थे, शाम को बैठना पड़ता था खाने के लिए, साथ में बैठे हैं, या उनको देख के उनको सीखने को मिलता था। आजकल क्या है कि नए मेंबर्स हो गए घर में, हर के पास फ़ोन होता है, डाइवर्जन बहुत है। तो मेरे माइंड में हमेशा एक डर रहता था कि मैं अपने बच्चों को वो प्रिंसिपल्स लाइफ के दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ शूटिंग कर रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ, मैं उनका टाइम कम बिता पाया, कई बार वो फ़ोन्स पे हो या अपने फैमिली सर्कल में, उनके अंदर वो प्रिंसिपल्स कैरी होंगे नहीं होंगे जो मेरे माँ बाप ने मुझे दे दिए। तो मुझे डर लगता था इसका बड़ा। और क्योंकि बड़ा शहर है, यहाँ पे दुनिया की सोच जरा वो मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत दे पाया, क्योंकि जब मैं नहीं होता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वो मरीजों से मिलते हैं जो मेरे घर के नीचे आते हैं लोग, वो टाइम देते हैं, वो उनके सोशल मीडिया पे बहुत बड़े हो गए वो। हाँ, तो उनके मैसेजेस आते हैं, तो कहीं डैड उसका देखो कैंसर के लिए आया हुआ है मैसेज, तो आप प्लीज़ जरा उसको फॉलोअप कर लेना, उसको देख लेना। सो आई थिंक जो एम्पैथी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसी के लिए सोच रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट। तो मुझे लगता है कि ये आई फील हैप्पी कि चलो वो उनके अंदर जनरेशन में आ पाया। और मुझे लगता है कि ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए कि अपने बच्चों को कभी आप ओल्ड एज होम में ले गए, कभी ऑर्फनेजेस में ले गए, उनके बर्थडेज पे ले गए कि चलो आज तक ऑर्फनेज में लेके आता हूँ। तो हमें उन बच्चों को, नई जनरेशन को देखना चाहिए कि ये जो लोग इन चीज़ों से परे हैं, इनको चीज़ें मिली नहीं, हम कितने खुशकिस्मत है। आई थिंक वो रियलिटी चेक होता है तो अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं वही सोचता हूँ कि यार हमको तो डिसिप्लिन और मेहनत करना गरीबी ने सिखा दिया, हमारे बच्चों को क्या चीज़ सिखाएगी? हमारा डर तो नहीं सिखा सकता, हमारा स्ट्रिक्टनेस नहीं सिखा सकती। कैसे हम हमारे बच्चे को ये बताएं, बिकॉज वो तो पैदा ही मर्सिडीज में हुआ है, तो उसके लिए तो अब वो बोलेगा भैया ये सभी मर्सिडीज में चलते हैं, जो मर्सिडीज में नहीं चल रहे उससे वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ये बड़ा डर लगता है। लेकिन हमारा भी जैसे बेटा ही हुआ है अभी, तो दूसरा भी करना है, तो कोई रोक नहीं सकता सानू। दूसरा भी मेरे को लगता है अगर बेटा होगा तो भाजी आपके हैं, कैसे होते बेटे? सुपर होते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं, वेरी तंग बहुत करते हैं। नहीं करते, पर आई थिंक देखो बेटा और बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बड़े होते हैं। बेटियां बोलते हैं कि बड़ी ज़्यादा क्लोज नेट रहती हैं फैमिलीज के साथ, एंड थोड़े डिस्कनेक्ट रहते हैं, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक दे बहुत केयरिंग। जैसे शान एंड यान, दे वेरी वेरी केयरिंग। अब जैसे फिल्म भी बना रहे थे, दे यूज्ड टू कम अप विद देयर सजेशंस। उनके दोस्त बैठते हैं, कल भी, आज मैं सुबह ही बैठा था जब यहाँ से आ रहा था, तो उनके साथ बैठा, जो अगली लिख रहे हैं, तो मैं उनको नरेट करता हूँ कि भैया सुनो मैं क्या बना रहा हूँ, तो उनका होता है नहीं अच्छा इसको ऐसा ऐसा करें, क्या इसको ऐसा करें। सो वो एक आपके बाउंसिंग बोर्ड होते हैं जिनके आप शेयर करते हो चीज़ें, बड़ी चीज़ें, वो दे कम अप विद आइडियाज़। फतेह के अंदर उनके बड़े सारे आइडियाज़ थे कि अगर इसके अंदर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, बड़ा स्मार्ट है, वो अपने ढंग से अपने आइडियाज़ देगा, बड़ा वाला देगा आइडियाज़। तो आई थिंक वो जब आप उनको एक अपनी जर्नी का हिस्सा बनाते हो, आप अपनी सोच का हिस्सा बनाते हो, तो उनकी सोच चलनी शुरू होती है। दूसरा होता है कि नहीं तू दिमाग मत ला, तू पहले बन जा, फिर तेरे को मैं पूछेंगे कैसे होता है, तो फिर वो
स्विच ऑफ हो जाते क्या हैं। बात है यार, है सो ना? आई थिंक उनसे पूछना चाहिए, उन्हीं से सोचना चाहिए। जैसे हमारी फिल्म के अंदर एक शॉट है फतेह के अंदर, वो सिंगल शॉट है 3.5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस का, तो 2.5 महीने प्रेप हुआ था उसके अंदर, देयर इज नो कट इन दैट। तो 70 लोगों से लड़ रहा हूँ और बिना कट के शॉट चल रहा है। इट्स वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक शॉट्स इन फतेह। तो वो मेरे छोटे बेटे ने बोला था, मैंने उसको, उनके दोस्त वगैरह बैठे हैं, मैंने उनको पूछा कि बता यार तुम फतेह क्यों देखोगे? तो ही सेड कि डैड कोई ऐसी चीज़ जो हमने पहले कभी ना देखी हो इंडियन सिनेमा में, कि जैसे क्या, कि ऐसा एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही ना हो। तो मैंने हाँ यार बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, आप लड़ रहे हो और सिंगल शॉट के अंदर आप पूरा देखो। तो मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ। मैं दिखा रेफरेंस, उसने कोई फॉरेन की फिल्म ढूंढी, फैन कहता है आप देखो एक रेफरेंस देखो बड़ा अच्छा है। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा यार, हाँ भाई अटेम्प्ट है, मेहनत बहुत है पर करेंगे। फिर मैंने लीव टेक ओवर बोला कि बस सिंगल शॉट का एक्शन करेंगे, कहता लेट्स डू इट, और फिर वो किया हमने। अजी कितना टाइम लगा? देखो वो है तो सिंगल शॉट ही है, तो होगा सिंगल शॉट में ही होगा, गलत होगा, पर उसकी प्रेप जो है वो 2-2.5 महीने चलती है कि कैसे उसको करना है, क्योंकि कैमरा भी दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हो, लोग भी दौड़ रहे हैं, उनके रिएक्शंस भी हैं। और अगर 70 लोगों से लड़ रहे हो और अगर वो 68 या 69 वाले ने गलती कर दी तो फिर वापस होगा पूरा। वन शॉट का ये बड़ा पंगा है ना भाई, ऐसे होता होगा था वैसे? या ऑफ कोर्स, आप देखना, आई मीन यू हैव टू सी। वो मतलब वाकई 68 वाले ने गलत कर दी तो सारा ही दोबारा हो गया। डू वॉच फतेह गाइस प्लीज, क्योंकि ये फिल्म ना जब तक मैंने ट्रेलर देखा था मुझे लगा कि भाई क्या बात है भाई, कोई बड़ा प्रोड्यूसर आया है, कोई बड़ा डायरेक्टर आया है। कसम से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई बड़ा साउथ का कोई डायरेक्टर आया है। गाइस प्लीज डू वॉच इट, क्योंकि ये एक जेन्युइनली, हम कोई भी फिल्म को देखते हैं ना कहीं आपको फिल्म में ना कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कुछ सीन्स हो, कई बार गाने हो जाते हैं। लेकिन आपको इस फिल्म में ना जान दिखेगी सोनू सूद की, लड़ते हुए, फिल्म बनाते हुए, करते हुए फिल्म। मतलब गॉड ब्लेस यू पाजी, सीरियसली। आप और आपकी मेहनत है, हम सबको देखनी चाहिए। बिकॉज देश में जब आपने मदद की है तो जितनी भीड़ आई थी, आई एम श्योर कि उससे भी कई ज्यादा भीड़ आए आपकी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि आपने अपना बीट किया। अब हमारा फर्ज है हमारा बीट करने का, बिकॉज आपने फिल्म हमारे लिए बनाई है, हम सब ऑडियंस के लिए बनाई है, तो हम सबको उसे देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं यही एक अप्रिसिएशन है जो हम इनको गिव बैक कर सकते हैं। बिकॉज हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। आपने इतने लोगों की हेल्प की, अभी वो बेचारे क्या कर सकते हैं? या तो दुआएं दे सकते हैं या फिर आपकी बनाई हुई फिल्म देख सकते हैं। सो गाइस, अब मौका है सोनू सूद को आपका प्यार वापस करने का जो उन्होंने दिया है कोविड में। सो फतेह आ चुकी है भाजी? हाँ जी भाई। 100%। और मैं तो सिर्फ वो सीन के लिए देखूंगी जो वन टेक फाइट वाला है भाजी। होता ना सबका कोई ना कोई फेवरेट हो जाता है, तो मैं अभी उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ। फटाफट खत्म करो जाके वी आर देखिए। एक्साइटेड। अब हम सोनू सूद यूनिवर्स देखेंगे जिसमें सोनू सर के डिफरेंट जॉनर की फिल्म्स आएंगी, और डेफिनेटली वी आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन बाजी कहनी बात की फिल्मों में आप बनाने में ना लग जाना, हमें सोनू सूद फिल्मों में भी चाहिए। नहीं फिल्म में रहे 100%, बहुत पिक्चर है, ऑफ कोर्स पिक्चर बहुत अभी देखो, करनी बाजी, और साउथ में भी 100%। क्योंकि अभी आपकी वजह से मुझे भी साउथ से प्यार हो गया है कि वो लोग अपना मान लेते हैं, ये मेरा है। या वाह वाह वाह। तो अब मुझे लगता है कि सोनू सूद सर यहाँ पे आते ही रहेंगे पाजी, क्योंकि अभी नई नई चीजें आती रहनी है। करेक्ट। हमारे लिए कोई भी सेवा हो पाजी, प्रमोशन करना हो, कहाँ कुछ भी करना हो, वी आर देयर। लेकिन भाई एक बात आपको कहनी, मैंने जब भी अंग्रेजों के साथ दोबारा शूट करोगे, मैंने शूटिंग देखने आना है, क्योंकि इस बहाने इंग्लिश तो ठीक होगी। नहीं अच्छी, या फिर उनकी इंग्लिश खराब हो जाएगी। भाई पंजाबी बंदा इंग्लिश, ऐसा हो जाता था। नहीं अब अंग्रेज वाले शुरू हो गया अभी, वो आगे भारतीय आएगी, उससे आएगा और कह भारतीय कितना जी मैं कहूँगा सोनू सूद तुम लोगों से दुगना लगा ले रहा है। थैंक यू सो मच बाजी, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बस जिस दिल से दुआएं करता हूँ, और यू नो जब भी मैं आपकी जर्नी देखता हूँ और जो नए आप काम करते रहते हो, दोनों को देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा है। और इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आ भी रहा था, मैं बता रहा था कि अपनी सिस्टर को बता रहा था जो पंजाब में रहती है, और अपनी फैमिली को बता रहा था, बेटे को भी बता रहा था। तो मैं क्या यार, कहते नहीं वहाँ जाके वो बड़े स्वीट है, दोनों बड़े स्वीट है। सो आई थिंक वो जो आपकी पॉजिटिविटी है दोनों की, वो सब जगह स्प्रेड है ऑलरेडी, सब लोग जानते हैं कमाल के। तो यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमाल की होती रहे। मीन्स अ लॉट। आपके मुझ से इतनी तारीफ सुनना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस दोनों हस्बैंड वाइफ सर मिलके लगे हुए हैं, हमें कि हमें भी कुछ अलग करना है। बहुत अच्छा। टीवी कर लिया, अभी यूट्यूब में कुछ अलग करना है। यूट्यूब में भी सब कर रहे, हमको है कि यूट्यूब में जो कर रहे हैं उससे भी थोड़ा अलग करना है।
तो बस लगे हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए पाजी। God हम bless चाहते हैं कि जैसे लोग आपको प्यार करते हैं हमें भी थोड़ा बहुत दे दे प्यार। और पाजी आज का दिन हमारा बेस्ट डे है क्योंकि आज रियल लाइफ हीरो नहीं, रियल लाइफ हीरो आया है और वो है वन एंड ओनली सोनू सूद। थैंक यू सो मच you so पाजी, much, thank you. खुश Once रहो, again- हमेशा हेल्दी रहो। वंस अगेन डू वॉच इट फतेह गाइस प्लीज, बिकॉज और बताना सर को, कमेंट करना, डीएम्स कर रही और बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो फतेह। मच, Fateh ji, थैंक यू सो Fateh. मच वॉचिंग दिस Thank you, एपिसोड, thank you. थैंक यू।